खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज मैं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की जो पॉलिटिक्स हैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। वाई? इसलिए कि पिछले चंद हफ्तों से हम उन मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए हमेशा उन्होंने उसमें यकीन रखा और उसके लिए कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी। कांग्रेस लेड मुस्लिम जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसी का हिस्सा रहे। इनके अलावा रीजनल पार्टीज़ भी ऐसी थीं जो मुस्लिम लीग के टू नेशन थ्योरी की सपोर्टर्स नहीं थीं। तो आज हम बात करेंगे पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की। पंजाब की थोड़ी बैकग्राउंड आप ज़रा सुन लें। पंजाब जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बन चुका था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। उससे पहले एक्चुअली 49% मुसलमान थे, 51% हिंदू और सिख थे। फिर चेंजेस आई और बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग, हिंदू ज़्यादातर कन्वर्ट सिखिज़म की तरफ हुए, इसलिए उनका फिगर कम हो गया। मुसलमानों का इंक्रीज ग्रेजुअल हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ 40 years, and in 1941 there were only 57.1% ऑफ ब्रिटिश पंजाब, और अगर पंजाब के प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड कर लें तो इट कम्स टू ओनली 52.3%। वेरी स्लाइट मेजॉरिटी। हाँ जी, वेस्टर्न पंजाब, नॉर्दर्न जो पंजाब था उसमें मुस्लिम कंसंट्रेशन थी। सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे बट वेरी स्लाइट। और ईस्टर्न पंजाब की अम्बाला डिवीज़न जो थी और जलंधर डिवीज़न की जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे हिंदुओं और सिखों की मेजॉरिटी थी। तो ये थी पंजाब की पोजीशन। प्रॉब्लम का ये था पंजाब का कि जब अंग्रेज़ों ने पंजाब को एक्वायर किया तो पंजाब बिकेम देयर डार्लिंग प्रोविंस। उन्होंने ये देखा कि अगर हमने ग्रेट गेम लड़नी है ना सेंट्रल एशिया में, और रूस के और रशिया और जर्मनी के ख़िलाफ़ भी उनका ख्याल था कि इधर से ना आ जाएं ब्रिटिश एम्पायर को अटैक करने के लिए हमारे दुश्मन, तो हमें पंजाबियों को साथ लेना होगा। 1857 में पंजाब के कई जो ये थे अपना ट्राइबल चीफ और सिख, मुसलमान, कुछ हिंदू, ये सारे अंग्रेज़ों की तरफ से जाके जंग लड़े थे उन फ्रीडम फाइटर्स के ख़िलाफ़ जो आप कह सकते हैं कि सिपाही म्यूटनी के बाद, हाँ जी, एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आप कह सकते हैं, उन्होंने वो शुरू की थी। बंगाली, बिहारी लोगों ने शुरू की थी, दिल्ली के इर्द गिर्द लोग उसमें आ गए थे, लेकिन पंजाब की फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया उनके ख़िलाफ़। बाद में उन्होंने इन्हीं पंजाबी को अपना बेनिफिट देने की भी कोशिश की। एक बहुत बड़ा उन्होंने जो किया वो पॉजिटिव भी था कि लैंड ओनरशिप उन्होंने आम कर दी। उससे पहले ओनरशिप ऑफ लैंड जो था वो इस तरह नहीं था, कम्युनल लैंड होते थे, उसमें से थोड़ा हिस्सा सबको मिल जाता था, ये है वो है। जो बड़े लैंड, जो बड़े ट्राइबल थे वो ज़्यादातर चीज़ें ले जाते थे। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेके आए। एक तो रेलवे तो सारे इंडिया में लेके आए, लेकिन साथ साथ उन्होंने कैनाल कॉलोनीज खोदी। द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड was created in the from the beginning of the late 19th century and into the 20th century. तो पंजाब के जो है ना वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो उससे पहले रेगिस्तान, सेमी रेगिस्तान थे, डेजर्ट एरियाज, दे बिकेम ग्रीन पास्टर लैंड्स जहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स भी ग्रो की गई। कॉटन वाज ब्रॉट हेयर, यहाँ पे ये स्टेपल्स भी लाए गए। वीट, पंजाब में उससे पहले वीट नहीं थी होती। आई थिंक दे वर यूजिंग वो जो बाजरा और इस किस्म की चीज़ें थी। लेकिन खैर यहाँ पे उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को ज़मीनें भी दे दी, उनको
खिताब भी दिए ताकि ये सारे लॉयल रहें टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लाहौर में और इस जगह पे बहुत तरक्कियाँ भी हुई, यूनिवर्सिटीज़ बनी, लाहौर बिकेम द पेरिस ऑफ द ईस्ट। लाहौर की स्टोरी भी हम बता रहे हैं, वो है बेसिकली सोशल ज़्यादातर। यहाँ पॉलिटिकली ये है कि लाहौर बाय 1940s had a Muslim majority of 60% and 40% were Hindus and Sikhs. ठीक है। Lahore was the center of politics of Punjab. Without Pakistan, without Punjab, there was no Pakistan. Jinnah Sahib was very clear. Jinnah Sahib till 1937 was a politician of the minority provinces, या जहाँ ने यानी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस के जो पॉलिटिशियन थे यूपी के और इधर उधर के, उनके वो लीडर थे। और उनकी कोशिश थी कि उनकी मदद से सारे नेशनल लेवल पे वो मुसलमानों के लीडर बने। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में उनकी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी। देयर वाज नो मुस्लिम लीग इन पंजाब फॉर एग्जांपल। लाहौर में उनको ऑफिस ही कोई नहीं था टिल 1938। हाँ, उनके एक बहुत बड़े लीडर थे और उनके साथ अल्लामा इकबाल भी उसमें से थे, मियाँ सर मोहम्मद शफ़ी। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे 1901 एक्ट अंग्रेज़ लेके आए, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर लैंड ओनिंग क्लासेस पेजेंट्री भी उनके साथ होंगी तो मेजॉरिटी उनके साथ होगी। और इसलिए इस किस्म का वो लॉ लेके आए कि हुआ क्या था कि 19वीं सदी से ऑनवर्ड्स जब ये कमर्शियल एग्रीकल्चर आ गया तो आपको ऑल द ईयर राउंड यू नीड कैपिटल टू इन्वेस्ट टू गेट अ क्रॉप, सेल इट। उससे पहले तो ये लोकल ही होता था, ट्रांजैक्शंस होती थी, जज मनी सिस्टम, मैंने ये दे दिया, इतना ले लिया, वो वाला था। अब ये मार्केट के लिए हो रहा था। तो क्या हुआ कि लैंड ओनर जो थे ना, उनकी ओनरशिप मनी लैंडर्स के पास चली गई। जो हुआ क्या कि लैंडलॉर्ड से लेके मिडिल पेजेंट और लैंडलेस पेजेंट सारे जो हैं, उनको कैपिटल की तो ज़रूरत सारे साल होती थी, पैसे उनके पास नहीं थे होते, तो वो लोन लेते थे। तब तो बैंक कोई नहीं थे और मुसलमानों में तो रेंट के ऊपर लोन देना शरई तौर पे फॉरबिडन था। तो पंजाब के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बैंकर्स बने, वो सारे हिंदू थे, या यानी हिंदू खत्री और अडोड़ा ज़्यादातर, शायद कुछ ब्राह्मण भी होंगे। एंड द सेम सिखों में भी ये कास्ट थी। ये लोग आए आगे जो ट्रेडर्स थे, कॉमर्स में इनका होल्ड था, दुकानें इनकी थी। हाँ जी, सारी कमर्शियल एक्टिविटी इन्हीं के हाथ में हुआ करती थी। लाहौर में तो कम से कम बिल्कुल ही ऐसे था। दूसरे शहरों में थोड़ी वेरिएशन थी, बट हिंदूज एंड सिख्स ऑफ खत्री अडोड़ा वर द मेन, प्लस एजुकेशन वाइज लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया द मुस्लिम्स वर मैनी ईयर्स बिहाइंड हिंदूज एंड सिख्स। तो पंजाब के जो अफसर बने, जो प्रोफेसर्स बने, ये सारे हिंदू और सिख ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। हालांकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन पंजाब की और लाहौर की जो थी वो मुसलमान थी, तो ये उनकी बैकवर्डनेस थी। इन हालात में हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की स्ट्रेटजी थी कि लैंड ओनिंग क्लासेस ऑल ऑफ देम शुड बी विद देम, और वन वे वॉज के इनकी ज़मीनें जो हैं वो एक्वायर ना कर लें नॉन एग्रीकल्चरल कास्ट। तो ये लॉ बन गई। लेकिन हुआ क्या, लॉ तो गई बन, लेकिन इन ये जो थे मनी लैंडर, जिन्होंने मुस्लिम फ्रंट मैन रख लिए थे, जिनके ज़रिए लोन फिर भी चलती गई थी, ये एक और कैरेक्टर था इसका। लेकिन फ़र्क उससे बहुत बड़ा पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी वॉज टू रिस्ट्रिक्ट द होल्ड of the industrial commercial classes which were Hindu Sikh and give greater benefits to the landowners, जिसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे। ये भी है जो यहाँ का क्लास स्ट्रक्चर था।
इन हालात में पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर बने वो थे सर शफ़ी, जो कि पंजाब की जो लाहौर की मशहूर फैमिली है बागबानपुरे की, मियाँ फैमिली, ये अराई हैं और लाहौर में उनका बड़ा ज़ोर है, उनकी ज़्यादातर ज़मींदार वही थे। ही बिलोंग टू दैट प्रिविलेज्ड, उन्हें एरिस्टोक्रेट किया गया, कहा गया अंग्रेज़ों की डेफिनेशन में। उनके एक कज़न थे जो पहले मुस्लिम जज बने पंजाब हाई कोर्ट के, जस्टिस मियाँ शाहदीन। हाँ जी, माल रोड लाहौर पे दो मुसलमानों की बिल्डिंग्स थी, एक सर शाहदीन बिल्डिंग और उसके सामने गुलाम रसूल बिल्डिंग। ऑल द रेस्ट शॉप्स, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय हिंदूज एंड सिख्स। ये आप अंदाज़ा लगा लें। अनारकली बाज़ार में भी यही था, सिर्फ एक दुकान शायद मुसलमानों की थी, शेख अनायतुल्लाह की। The rest were all owned by Hindus and Sikhs. So this was the position of the Punjab. पंजाब में एक कांग्रेस पार्टी भी थी, बट दैट कांग्रेस पार्टी वाज डोमिनेटेड बाय मनी लैंडर्स, हाँ जी, और बैंकर्स और ये और वो। मुस्लिम लीग तो यहाँ पे मैंने बताया सर सफ़ी और अलामा इकबाल दे वर्क टुगेदर, और इनका जो था दे अपोज्ड द लखनऊ पैक्ट, क्योंकि उसमें पंजाब की जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम कर दी गई थी, सो दैट हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में जो मुस्लिम मिनॉरिटी है उनकी रिप्रेजेंटेशन डबल कर दी जाए। तो एक ये भी मौक़िफ़ था इन लोगों का कि वाई शुड पंजाब बी सेक्रीफाइस फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। सो आई एम गिविंग यू द बैकग्राउंड। इन हालात में सर फजले हुसैन, जो शायद बटाला जो है वहाँ की एक भट्टी राजपूत ख़ानदान से थे, नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली बट फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, हाँ जी, पढ़े लिखे लोग। वो उन्होंने 1923 में पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी थी कि पंजाब फॉर पंजाबीज, इंटर कम्युनल पार्टी थी, एवरीबॉडी वॉज वेलकम, हिंदू मुस्लिम एंड सिख, हाँ जी, और वो कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ थे। सो दिस वॉज व्हेन द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड। सर फजले हुसैन उस ज़माने में बहुत एक मुसलमानों के लीडर थे पंजाब के। उन्होंने देखा कि पंजाब के अंदर मुसलमान डिस्पाइट बीइंग द मेजॉरिटी वर बैकवर्ड एजुकेशनली, बैकवर्ड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में मुसलमानों के लिए सीटें रिज़र्व की, शायद और जगह पे भी की होंगी, यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी था, बट ऑफ दैट आई डोंट नो। बट इन दो बड़ी इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशंस हो गई, ताकि कंपटीशन के ज़रिए नहीं, उनको मुसलमानों को बेनिफिट दे के आगे लाया जाए। तो सर फजले हुसैन की बहुत खिदमत है पंजाब के मुसलमानों के लिए। और प्रोफेसर दत्ता, जिनको मैं मिल चुका हूँ, वो बहुत इनके सर फजले हुसैन के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और उन्होंने मुझे कहा कि कांग्रेस के जो पंजाब के लीडर थे वो दे वर नैरो माइंडेड, दे वर नॉट एनलाइटेंड इनफ के मुसलमानों को आगे आने का चांस जो है, ये चाहते थे कि मेरिट पे ही आप आएँ, ठीक है। तो ये थी पॉलिटिक्स। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी यहाँ की मेन पार्टी बन गई। इसमें सर फजले हुसैन के साथ बाकी लैंडलॉर्ड, लैंड ओनर्स, यानी रूरल एरियाज़ की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी। शहरों में इनकी ज़्यादा पोजीशन नहीं थी। शहर जैसे लाहौर ही बड़ा शहर था, तो वहाँ पे सर शफ़ी का होल्ड था और कुछ और लोगों का था। अलामा इकबाल भी लाहौर में थे, ये मुस्लिम लीग के साथ थे। बट एज आई सेड, द मुस्लिम लीग हैड नो ऑफिस इवन टिल 1938। ये अपने अपने घरों में मिलते थे और वो बिल्कुल एलीट पार्टी थी। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी में दे हैड ओपन टू एवरीवन। और इनके जो सेकंड, सर फजले हुसैन के साथ जो सेकंड लीडर थे वो थे सर छोटू राम। सर छोटू राम अम्बाला डिवीज़न, पंजाब की 5 डिवीजन्स थी,
ईस्टर्न डिवीजन जो थी वो अम्बाला थी, जिसमें हिसार और रोहतक और ये बाकी इलाके आते हैं। हाँ जी, करनाल, ये वो वाले इलाके जो हैं, दिस वाज वेयर हिंदू जाट्स, जो हरियाणवी बोलते हैं, एक तो सिख जाट है ना और मुसलमान जाट हैं, नो दीज आर हिंदू जाट्स, ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। सर छोटू राम represented the Muslim, द हिंदू जाट पेजेंट्री। अम्बाला डिवीजन में बिग लैंड होल्डिंग नहीं थी, छोटी लैंड होल्डिंग थी, ज़्यादातर पेजेंट थे ये हिंदू जाट, वो भी इस पार्टी के साथ आए। सिखों के साथ अरेंजमेंट ये थी कि सिख पार्टीज़ के साथ, सिख नेशनलिस्ट पार्टीज़ ऑफ सर सुंदर सिंह मजीठिया और शायद अकालियों के साथ इनके अलायंस बने थे कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ जी, तो आउटसाइड से भी सपोर्ट होती थी, कुछ सिख शायद पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी में भी थे, और जब हुकूमतें बनती थी तो सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं सबको मिनिस्ट्री मिलती थी। ये बहुत कमाल था पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का, और इसकी विजन जो है वो सर फजले हुसैन की थी। अब ये आप ज़रा सुन लें, ये लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ऑफ जमीयत उलमा हिंद, ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर खुदाई खिदमत गार की तरह, ये फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे उस किस्म के जिन्होंने अंग्रेज़ से टक्करें लीं और जेलें काटी और कांग्रेस के साथ सारी उम्र रहे। ये लोग कांग्रेस को भी पसंद नहीं थे करते, और मुस्लिम लीग को भी कहते थे कि ये यहाँ पे ना है, पंजाब फॉर पंजाबीज। तो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी वाज लॉयलिस्ट, ये प्रो ब्रिटिश थी, बट इन अ पॉजिटिव वे इट वाज इंटर कम्युनल, मिल के सारे पंजाबी, पंजाब फॉर पंजाबीज, इस बुनियाद पे इन्होंने सियासत की। सर फजले हुसैन जो हैं वो वाइस रॉय के काउंसिल के भी मेंबर रहे और बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर थे वो, लेकिन लॉयल टू द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश चाहते थे वही उनको फॉलो करना पड़ता था। थोड़ी देर वो मुस्लिम लीग में भी रहे, थोड़ी देर वो कांग्रेस में भी रहे, बट देन डिसाइडेड टू बी इन द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। बाकी उनकी टक्कर के जो लीडर थे मुस्लिम लीग की, वो सर शफी थे, हाँ जी, ऑफ बागवानपुरा, एंड अलामा इकबाल और इनके जो लोग हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स आप कह लें, हाँ जी, और लैंडलॉर्ड तो थे ये। ही वॉज कंसिडर्ड एन एरिस्टोक्रेट ऑफ पंजाब, ये जो है सर शफी, उनको सर का टाइटल भी मिला। उनके जो कज़न हैं सर शाहदीन, मैंने बताया, वो फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ द लाहौर पंजाब हाई कोर्ट बने थे। इन्हीं के ख़ानदान से इनके कज़न थे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, जो लेफ्टिस्ट थे और जवाहरलाल नेहरू के बड़े दोस्त थे, शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़े भी थे, और वो पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे फ्रॉम 1935 टू 1945 तक। हाँ जी, तो इसी ख़ानदान में ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हर किस्म की थी। पंजाब के जो लाहौर का जो अराई ख़ानदान है, हाँ, तो हुआ क्या कि 1936 में सर फजले हुसैन डाइड। ही वॉज सक्सीडेड बाई सर सिकंदर हयात। अब ये थे अम्बाला बटाला के थे। नाउ द लीडरशिप शिफ्टेड टू वाह जो है वो अटक में है, यानी कैमलपुर कहा जाता था एक ज़माने में, रावलपिंडी के साथ। ये वहाँ के बड़े लैंडलॉर्ड थे। तो ही सक्सीडेड सर फजले हुसैन। सर सिकंदर हयात भी जो है, उन्होंने भी पंजाब में मुसलमानों की, बाकियों की बड़ी खिदमत की, हाँ जी। बल्कि ये जो बादशाही मस्जिद आज इतनी आलीशान है, ये तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी सिखों के पीरियड में। इसके जो वो थे अपना मिनरेट्स, वो गिर गुर चुके थे, ये दोबारा उन्होंने बनाई हैं। उनका भी पाकिस्तान में कभी जिक्र नहीं होता, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के उस तरह सपोर्टर नहीं बने, थोड़ी देर के लिए बने और उनका उन्हें नुकसान हुआ क्या कि 1936 में कांग्रेस ने अपने एनुअल सेशन में लखनऊ में डिक्लेयर कर दिया थ्रू जवाहरलाल नेहरू के हम ज़िम्मेदारी फ्री इंडिया में अबॉलिश कर देंगे, पेजेंट्री के राइट्स को हम मजबूत करेंगे, उनको रिलीफ मिलेगा।
विच वॉज वेरी प्रोग्रेसिव। साथ साथ ये भी कह दिया कि हम सारे हिंदुस्तान को सोवियत मॉडल सोशलिस्ट मुल्क भी बनाएंगे, जिसके बाद वो कहते हैं अलार्म बेल्स सारे लैंडलॉर्ड क्लासेस में पैदा हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो मुस्लिम लीग के थे, ही हैड लेफ्ट कांग्रेस और ही वाज इन द विल्डरनेस। हाँ जी, ही वाज देन अ कम्युनिटेरियन। तो 1937 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बड़ा एक मिलता था। हाँ जी, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट में मुसलमानों को, आपको पता है 1909 के बाद मुस्लिम्स वोटेड ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, ये आपको पता है ना। मुस्लिम्स को रिजर्वेशंस थी और सिखों को पंजाब में रिजर्वेशंस थी। सिख वोटेड फॉर द सिख्स। हिंदू जो थे वो जनरल सीटों में ही वोट किया करते थे, मतलब हर टाइप की वो दे वर फॉर दैट। कांग्रेस की ये सियासत थी कि कांग्रेस इज़ फॉर ऑल इंडियंस। लेकिन 1909 के बाद मुस्लिम इंटरेस्ट तो अंग्रेज़ों ने अलग कर दिए थे। हाँ जी, ये बैकग्राउंड को आप याद रखें। जब ये ऐलान हुआ तो 1937 में फिर मुस्लिम लीग का इजलास हुआ लखनऊ में, और उस इजलास में फैसला हुआ कि हम कांग्रेस को, अगर आपने कांग्रेस के साथ टक्कर लेनी है तो मुस्लिम लीग को आप माने। वहाँ पे सर सिकंदर याद भी आए हुए थे, बंगाल के चौधरी फजलुल हक, उन्हें काजी फजलुल हक भी कहा जाता है, शेर बंगाल, वो भी आए हुए थे। और बिहार के भी लोग, हर जगह से मुस्लिम डेलीगेट्स आए हुए थे 37 में लखनऊ। फैसला हुआ कि अगर आपने कांग्रेस का एंटी लैंडलॉर्ड मुहिम को रोकना है तो जॉइन द मुस्लिम लीग। अपने अपने प्रोविंसेस में आप अपनी सियासत करें, लेकिन नेशनली जॉइन द मुस्लिम लीग एंड मेक द मुस्लिम लीग द रिप्रेजेंटेटिव इन डीलिंग विद द ब्रिटिश एंड विद द कांग्रेस पार्टी। सर सिकंदर हयात अग्रीड टू दैट। तो सिकंदर जिन्ना पैक्ट हुआ 1937 का, जिसके खिलाफ सर छोटू राम बहुत इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा ये तो आप ने मुस्लिम लीग के साथ मिल गए हैं आप, जो कि कम्युनल प्रोग्राम लेके आ रही है। तो सर सिकंदर ने उन्हें समझाया कि देखें, फैसला ये है कि नेशनली मुसलमानों के इंटरेस्ट, कांग्रेस के कि ये एंटी ज़िम्मेदारी जो प्रोग्राम है इसको बचाने के लिए हम उनका साथ देंगे, लेकिन पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग का कोई रोल नहीं होगा, ये वही चलेगा तर्ज इंटर कम्यूनल। तो खैर दिस वाज द डिसीजन टेकन। लेकिन फिर सियासत बहुत तेज़ी से बढ़ी। 37 इलेक्शन के बाद कांग्रेस की हुकूमतें बनी, जिसके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग ने मुहिम शुरू कर दी कि ये एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। और उसके बाद फिर जिन्ना साहब ने ये रियलाइज़ कर लिया कि कम्युनलिज्म के बगैर पाकिस्तान नहीं बन सकता। तो दो चीज़ों पे कि विद इन यूनाइटेड इंडिया अंडर कांग्रेस इट विल बी हिंदू राज, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान उसका सत्यानाश हो जाएगा। इस सियासत को लेके ये फिर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में भी आए। और हुआ ये कि क्योंकि सर सिकंदर ने एग्री कर लिया था 37 में, तो 1940 का जो लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, उसका होस्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, सर सिकंदर हयात वाज द होस्ट। बट सर सिकंदर हयात एट हार्ट वाज नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस, ये जो प्रोग्राम लेके आ रहे थे। उसके ऊपर मेरी जनाली किताब पढ़ें। आई कांट sort of reproduce everything if you want to follow the whole activities which took place at that time. Anyhow, लाहौर सेशन तो हुआ जिसमें डिमांड फॉर पाकिस्तान एक तरीके से डिक्लेयर कर दी गई। लेकिन बाद में सर सिकंदर हयात, जो पहले भी रिलक्टेंट थे, उन्होंने 1941 में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका बयान है कि इफ़ दिस आइडिया ऑफ पाकिस्तान मीन्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मुस्लिम इंडिया हेयर एंड हिंदू इंडिया देयर, तो आई एम अगेंस्ट मुस्लिम हिंदुस्तान, एक मुस्लिम हिंदुस्तान, एक मुस्लिम हिंदू हिंदुस्तान, इस किस्म की उन्होंने बात की। तो मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मैं पार्टीशन के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन इट वॉज टू लेट नाउ। जिन्ना साहब हैड गॉट द ब्रेक थ्रू, और
हुआ ये कि जिना अनफॉर्चुनेटली सर सिकंदर वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ऑल्दो ही हैड मेड दिस कॉम्प्रोमाइज। इन December 1942 ही डाइड। तो एक और धचका लगा पंजाब यूनिस्ट पार्टी को। जिन्ना साहब ने उसको कैश कराया, यहाँ पे कोशिश की अपनी पंजाब में जड़ें मजबूत करने के लिए। अब पंजाब यूनिस्ट पार्टी के अंदर वो क्या कहते हैं, लीडरशिप कॉन्टेस्ट शुरू हो गया। हु विल सक्सीड सर सिकंदर हयात। उनके बेटे थे सरदार शौकत हयात, ही वॉज वन ऑफ द कंटेंडर्स। इसके अलावा और कई थे, नवाब ममडोट थे, ये फिरोजपुर के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, वो भी थे। लेकिन पंजाब यूनिस्ट पार्टी ने शाहपुर, जो कि ये वेस्टर्न पंजाब है, मियांवाली और सरगोदा के पास, हाँ जी, वहाँ से एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, मलिक खिजर हयात टिवाना, उनको मुंतखब किया एज द लीडर ऑफ द पंजाब यूनिस्ट पार्टी। मोर देन सर सिकंदर हयात, I would say, Malik Khizr Hayat Tiwana, although maybe the biggest landlord of Punjab, was a thorough gentleman. और वो genuinely एक सेकुलर जेन रखते थे, एक पंजाबी विजडम कि सब मिल के जो हैं वो रहें। और वहाँ जो उनके इलाके में हिंदू और ये जो सिख थे, वो आज तक याद करते हैं उनके बुज़ुर्ग कि ही वॉज अ वेरी गुड मैन एंड ऑल दैट। उन्होंने जिन्ना साहब की जो पॉलिटिक्स थी ना, उनको अपोज किया। लेकिन बाय दैट टाइम हुआ क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी और कांग्रेस ने एक और गलती की थी, और वो ये थी कि बजाय कहने के कि हम आपको सपोर्ट करते हैं इस जंग में, अंग्रेज़ों को कहा कि आप ट्रांसफ़र करें पावर टू अस नाउ, वी आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपल, एज अ फ्री नेशन देन वी विल डिसाइड कि हम फैशिज्म के साथ कैसे जंग लड़ें। बट this was a miscalculation, I would say a grave blunder, because अंग्रेज़ अगर इंडिया छोड़ दें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उस ज़माने में तो जर्मनी वॉज एक्सपेंडिंग, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो ये रिक्रूट करते थे और पंजाब से बल्क जाता था, वो उनके हाथ से जाती रहती है ट्रांसफ़र अगर वो कर दें पावर। तो उन्होंने फिर जिन्ना साहब को साथ लिया। वो पूरी डिटेल्स हैं, उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। जिन्ना साहब ने फिर कहा कि जंग के बाद हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दें। ये वी विल कम बैक टू दिस मैनी टाइम्स। हुआ क्या कि जिन्ना साहब ने फिर मुसलमान सोल्जर्स सारे हिंदुस्तान से रिक्रूट करवाए, ना सिर्फ पंजाब से। तो पंजाब यूनिस्ट पार्टी जो तब तक अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के लिए सोल्जर्स पंजाब से रिक्रूट करती थी, उसका जो रिक्रूटिंग ग्राउंड है वो सिर्फ पंजाब रूरल एरियाज तक रह गया। मुस्लिम लीग का रिक्रूटिंग ग्राउंड सारा हिंदुस्तान बन गया। तो अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग को अपना लिया और पंजाब यूनिस्ट पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। जब ये हुआ तो पंजाब के लैंडलॉर्ड्स ने इशारा देख लिया, राइटिंग ऑन द वॉल कहते हैं, कि अब अंग्रेज़ जो हैं वो मुस्लिम लीग को पैट्रनाइज करेंगे। तो एक के बाद शौकत हयात और ये ममडोट और जितने जो हैं वो पंजाब यूनिस्ट पार्टी को छोड़ के मुस्लिम लीग के अंदर आ गए। और 1945-46 के इलेक्शन को तो फिर मुस्लिम लीग ने पूरे कम्युनल तरीके से लड़ा। हाँ, वो मैंने कई दफ़ा उसका जिक्र किया है कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो एक रियासत मदीना जैसी इस्लामिक स्टेट बनेगी, उसमें शरिया के मुताबिक इंसाफ होगा, ये होगा, वो होगा। तो उससे इन्होंने वोट क्लेम किया और 1945-46 के इलेक्शन में द टेबल्स वर टर्न्ड। नाउ द मुस्लिम्स वोटेड फॉर द मुस्लिम लीग आउट ऑफ 84 रिजर्व्ड सीट्स, आई थिंक 84 और 75 पता नहीं कितनी है, ये 75 रिजर्व्ड सीट्स आउट ऑफ 84 रिजर्व सीट्स। बाई 1945-46 सीट्स इंक्रीज हो गई थी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। इन्होंने क्लीन स्वीप कर ली। पंजाब यूनिस्ट पार्टी जो उससे पहले मुसलमानों के वोट लेती थी और खैर हिंदुओं के भी थे, उनको सिर्फ
18 सीटें मिली जो बाद में 14 हो गई, क्योंकि 4 उनके लोग मुस्लिम लीग में आ गए। और तो पंजाब यूनिस्ट पार्टी का होल्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया। अलबत्ता कांग्रेस जिसके पास 50 सीटें थी, सिख पंथिक पार्टी जिनके पास 23 सीटें थी, और पंजाब यूनिस्ट पार्टी जो 14 सीटें थी, प्लस सम शेड्यूल कास्ट एंड क्रिश्चियन, ये इस किस्म के वोट लेके उन्होंने खिज़र हयात तिवाना की लीडरशिप में पंजाब की हुकूमत बनाई, जिसके ख़िलाफ़ फिर मुस्लिम लीग ने एक डायरेक्ट एक्शन शुरू किया था जनवरी 1947 में। वी विल कम बैक टू दैट अगेन इन अनदर फॉर्म। लेकिन ये हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया तो पंजाब यूनिस्ट पार्टी by that time had already, most of them had become Muslim leaguers, landlords. So the class which benefited all the time in these things were the land owning classes, mainly the landlords of Punjab, जो majority मुसलमान थी। पार्टीशन के बाद सिखों को तो यहाँ से जाना पड़ा, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड भी थे वो ईस्ट पंजाब में, उनको आपको पता है लैंड रिफॉर्म हुए, उनके साथ क्या हुआ। बट पंजाब यूनिस्ट पार्टी has been a great intercommunal party, although it was a loyalist British party, although it was a party of the agrarian society, यानी एग्रीकल्चर, यानी जो विजडम होता है ना कंट्री साइड का, वो उनके साथ था। वो शहरी कल्चर से ज़्यादा जो पुराना रस्म व रिवाज रख रखाव है उसमें बिलीव करते थे और सबको साथ लेके चलते थे। पंजाब यूनिस्ट पार्टी के साथ एक और ट्रेजेडी जनवरी 1945 में हो गई थी, और वो ये थी कि सर छोटू राम की डेथ हो गई। अच्छा, सर छोटू राम का एक बहुत बड़ा हरियाणा में, अब ये जो लोग सुनेंगे ना सर छोटू राम का नाम सुन के, उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया था कि सर यहाँ पे सर छोटू राम ने तो लैंड रिफॉर्म, वो क्या कहते हैं, बिल पास करवाया था पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली से, वेयर बाय जो आउटस्टैंडिंग डेट्स थी ना पेजेंट्री की, वो कैंसिल हो गई थी। तो वो बिल का क्या बना? मैंने फिर इस पर अपनी स्टडी करवाई। मेरी एक स्टूडेंट थी अरूज खान, जो शी वॉज गवर्नमेंट कॉलेज से, शी वॉज वर्किंग देयर। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई ये चेक तो करो, ये बिल पेश हुआ था, सुना है पास भी हुआ था, व्हाट हैपेंड टू इट? तो उसने फिर वहाँ पे जाके रिसर्च की सारा, एंड द ट्रूथ इज दैट द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 37, पास्ड आई थिंक इन 38। उसके वो ये था कि जो इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो सारा कैंसिल हो जाए, और जो डेट है वो उसका इतना परसेंटेज कायम रहे, यानी पूरी डेट नहीं कैंसिल हुई, उसका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो कैंसिल हो गया, और एक रीजनेबल अमाउंट जो थे ना, जो उधार लिया हुआ था वो वापस करनी थी, एंड नॉट द डेट ओवर द ईयर्स। ठीक है। हुआ क्या, बिल पेश हुआ, सर छोटू राम ने किया। वाई डिड सर छोटू राम डू? क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसी जो थी ना, ये अंबाला डिवीजन की हिंदू जाट्स की, वो बिग लैंडलॉर्ड नहीं थे, बहुत कम उनमें से बिग लैंडलॉर्ड थे। वहाँ पे जो चंद लैंडलॉर्ड बड़े थे उनमें से नवाबजादा लियाकत अली ख़ान भी थे, जो करनाल के थे, बिग लैंडलॉर्ड थे, उनके यूपी में भी ज़मीनें थीं। लेकिन हिंदू जाट जो हैं हरियाणा के, वो बेसिकली मिडिल पेजेंट, पुअर पेजेंट, रिच पेजेंट के लेवल के थे। कुछ बड़े लैंडलॉर्ड भी होंगे ऑफ सम स्टेचर। हुआ क्या कि ये बिल तो पास हो गया, लेकिन प्रोसेस ये है कि द बिल गोज टू द गवर्नर, और गवर्नर आई थिंक एट दैट टाइम वाज एमरसन। ही डिड नॉट गिव इट द असेंट। विदाउट हिज सिग्नेचर अप्रूवल अ बिल कुड नॉट बिकम लॉ। तो बात तो सच्ची है कि ये एक लॉ भी, ये एक बिल भी पेश हुआ था, पास भी हो गया था, बट इट कुड नॉट बिकम लॉ। इसलिए पास होने के बावजूद वो जो डेट्स थी और वो सारी थी, वो 47 तक अपने तरीके से कायम रही थ्रू फ्रंटमैन। इनमें एक नाम का भी जिक्र करता जाऊं, बुलाकी शाह। बुलाकी शाह जो थे लाहौर वॉल्ड सिटी के रहने वाले थे, खतरी थे। सारे पंजाब के और लाहौर के जो लैंडलॉर्ड हैं, ये वो उनके
उनसे उन्होंने डेट लिए हुए थे. ऑल ऑफ देम वर इन डेट टू बुलाकी शाह. बुलाकी शाह सुबह सिविल लाइंस कोर्ट्स में आ जाना और केस कूस लड़ते रहते थे, क्लेमिंग हिज बुलाकी शाह वॉज एक बहुत बड़ा नाम है इसका. प्राण नेविल जो हैं जिन्होंने किताब लिखी लाहौर के ऊपर, और जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी बुलाकी शाह का उस किताब के अंदर जिक्र किया है. मैं 2001 में मिला ग्रेट फिल्म मेकर रामानंद सागर के साथ, जिन्होंने बाद में रामायण भी बनाई. हाँ जी, वो पुराने वैसे एक ज़माने में लेफ्टिस्ट हुआ करते थे, बहुत अच्छे आदमी थे. उनका एक बहुत बड़ा नावल है और इंसान मर गया पार्टीशन पे, कहीं मिले तो ज़रूर पढ़े, उसको सबको पढ़ना चाहिए. वेयर आई मेट हिम, पता लगा कि मैं टेम्पल रोड पे पैदा हुआ 1947 में, वो बड़े हुए लिटन रोड पे, जो बिल्कुल हमारे दोनों के घर शायद 400 मीटर्स इवन लेस अपने नाना नानी के घर. तो हम बोलते भी लाहौर और मुजंग की पंजाबी थे. व्हेन वी मेट इट सेम्ड कि वो he had lived for 50 years by that time in Bombay, but his Punjabi was the same Punjabi as was spoken at our home. हाँ जी. उनके एक बेटे की शादी बुलाकी शाह के बेटे की बेटी के साथ थी. उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई when I went to Bombay and had dinner at their home. हाँ जी. तो ये भी मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड बता दी है. लेकिन पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी वाज अ ग्रेट थिंग, इंटर कम्यूनल, एंटी कम्यूनलिस्ट, और ये आखिर तक रहे. और बाद में पाकिस्तान तो फिर जिन्ना साहब ने बना लिया, और जो भी उसको अपोज करते रहे उनका फिर जिक्र नहीं हुआ. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी. ये भी मैंने, ये है वो लोग जो लॉयलिस्ट थे थ्रू द ब्रिटिश and remained so till the end, but believed in the unity of Punjabis of all sorts. कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ इन्होंने हमेशा रखा अपनी पोजीशन. ये इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. तो दोस्तों, आज सिर्फ इतना. ये थैंक यू वेरी मच.